नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं मेरे पिया का 20वां भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस भाग को सुनने से पहले कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। प्रतीक को यूं रोता हुआ देख करके उससे कुछ दूर खड़े रोहित की भी आंखें भर आई थी। प्रतीक की मां समझ गई थी कि प्रतीक रो रहा है, इसलिए उन्होंने प्रतीक से कहा, बेटा तुम तो हमारे बहादुर बच्चे हो, ऐसे तुम ही हिम्मत हार जाओगे तो कैसे काम चलेगा। हिम्मत रखो बेटा और भरोसा रखो अपने प्यार पर, तुम्हें तुम्हारी प्रेरणा जरूर मिलेगी। नीता के पास अभी पैसों की कोई कमी नहीं थी और फिर उसका खर्चा अभी शैली उठा रही थी, इसलिए वह हैदराबाद के एक बड़े होटल में अपने परिवार सहित रुकी हुई थी। जब आज प्रेरणा अपनी फैमिली के साथ शाम का डिनर करने गई थी तब उसे उसके पुराने किसी परिचित ने देख लिया था, मगर प्रेरणा अपनी फैमिली के साथ थी इसलिए उसने अभी उससे कुछ कहा तो नहीं, मगर वह मौके का इंतजार करता रहा कि शायद उसे कोई अवसर मिल जाए प्रेरणा से बात करने का। मगर आज शाम को उसे प्रेरणा से बात करने का अवसर नहीं मिल सका, लेकिन उसे पता लग गया था कि प्रेरणा को होटल में रूम कहाँ है और इसलिए वह अगली सुबह प्रेरणा के रूम के सामने पहुंच गया और उसके रूम की डोर बेल बजा दी और गेट के सामने खड़ा वह अब गेट खुलने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद प्रेरणा ने जब गेट खोला और सामने खड़े उस शख्स को देखा तो उसे याद नहीं आया कि उसने उसे पहले कभी देखा भी है, इसलिए उसने उससे कहा, जी कहिए। तब उस शख्स ने प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं प्रेरणा जी, मगर मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ। प्रेरणा ने कहा, माफ़ कीजिएगा मगर मैंने आपको सच में नहीं पहचाना। उस शख्स ने तब प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, जब आप बेंगलुरु में जॉब करती थी तब मैं अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में अक्सर वहां आया करता था और मैंने आपके काम को देखा था। और फिर उस शख्स ने प्रेरणा से आगे कहा, मेरा नाम विक्रम है और मेरी कंपनी की डील्स आपकी पुरानी कंपनी के साथ होती रहती है। प्रेरणा ने उस शख्स की ओर देखा और फिर उससे कहा, मगर आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं। विक्रम ने कहा, मुझे पता है आप अभी जॉब नहीं कर रही हैं वहाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कंपनी ज्वाइन कर लें। आपको आपकी पिछली जॉब से भी अच्छी सैलरी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। प्रेरणा ने कहा, आपका ऑफर अच्छा है मगर सॉरी, अभी मैं जॉब नहीं करना चाहती। विक्रम ने कहा, क्या और कहीं से आपको जॉब का ऑफर मिला है या मिलने वाला है, और अगर ऐसी बात है तो जो सैलरी आप चाहें वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। प्रेरणा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर विक्रम, और मुझे अब याद भी आ गया है कि मैंने आपको अपनी ऑफिस में देखा था, मगर फिलहाल मैं जॉब करना नहीं चाहती हूँ, सॉरी। विक्रम ने कहा, मगर विक्रम अभी आगे कुछ और कहना चाहता था मगर तभी प्रेरणा ने बीच में बोलते हुए कहा, सॉरी मिस्टर विक्रम, अभी मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती। विक्रम ने कहा, कोई बात नहीं प्रेरणा जी, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है। और फिर विक्रम ने अपनी पॉकेट से एक कार्ड निकाला और विक्रम की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा नंबर है, अगर आपको कभी भी लगे कि आप जॉब करना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकती हैं। प्रेरणा विक्रम से कार्ड लेना तो नहीं चाहती थी मगर विक्रम ने उससे रिक्वेस्ट की थी, इसलिए वह मना भी नहीं कर सकी और इसलिए उसने विक्रम से वह कार्ड ले लिया था। विक्रम कार्ड दे करके वहां से चला गया और प्रेरणा ने अपने रूम का गेट बंद कर लिया था। 2 दिन बाद नीता का भाई अपने रूम में लेटा हुआ कुछ सोच रहा था कि तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने फ़ोन उठा करके देखा तो स्क्रीन पर मेघा नाम लिखा हुआ आ रहा था। उसने मेघा का नाम देख करके फ़ोन पिक नहीं किया और रिंग बज करके बंद हो गया। मनीष के इग्नोर करने के बाद भी रिंग बार बार बज रही थी। आखिर में उसे हार करके फ़ोन उठाना ही पड़ा और तभी दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज़ उसे सुनाई दे, तुम खुद को समझते क्या हो मनीष,
फोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? मनीष कोई बहाना ढूंढ रहा था कि तभी दूसरी तरफ से मेघा ने उससे कहा, तुमने अपने घर वालों को हमारे बारे में बताया कि नहीं? मनीष ने कहा, सॉरी मेघा, अभी अवसर नहीं मिल पाया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मौका ढूंढ करके मैं अपने घर वालों से बात करूंगा। मेघा ने गुस्से से कहा, और वो मौका तुम्हें तुम्हारी शादी हो जाने के बाद मिलेगा। सही कहा ना मैंने? मेघा ने आगे गुस्से से कहा, मेरी बात कान खोल करके सुन लो मनीष, तुम मेरे सिवा किसी और से शादी नहीं कर सकते हो, और अगर तुम बात नहीं कर सकते हो तो मुझे बोलो, मैं तुम्हारे घर वालों से बात करती हूँ। मनीष ने कहा, तुम नाराज मत हो प्लीज, मैं आज ही बात करता हूँ। मेघा ने कहा, फिर अभी जाओ और बात करो। मनीष ने कहा, अभी सब डिनर करने जाएंगे, तब मौका देख करके बात करता हूँ। मेघा ने कहा, अभी भी मौका देखोगे? मनीष ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं आज बात कर लूंगा तो कर लूंगा। मेघा ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगी। मनीष, उसकी बहन और माँ डिनर के लिए आ गई थी और सभी प्रेरणा और उसके भाई के आने का वेट कर रहे थे। यही अवसर मनीष को ठीक लगा और उसने तब अपनी माँ से कहा, माँ आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मालती ने कहा, बोलो बेटा क्या बात है? मनीष ने कहा, माँ मगर मनीष कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, तभी नीता ने उससे कहा, क्या बात है, कहने में क्यों इतना संकोच कर रहे हो? मनीष ने कहा, दीदी बात ये है कि मैं। नीता ने कहा, हाँ तू, फिर उसके आगे भी बोल। मनीष ने कहा, दीदी मैं किसी और से प्यार करता हूँ। और ये शब्द वहाँ आ रही प्रेरणा के कानों तक भी पहुँच गए थे और तब उसने अपने कदमों को वहीं रोक लिया था और एक पिलर के पीछे वह खड़ी हो करके उनकी आगे की बातें सुनने लगी। मनीष की बात सुन करके नीता ने बिगड़ते हुए कहा, चुप कर अपनी बकवास, एक थप्पड़ दूंगी खींच करके। प्यार करता हूँ, तेरे भविष्य के बारे में सोच करके हम प्रेरणा से तेरी शादी कराना चाहते हैं और तू किसी और से प्यार करता है। नीता ने आगे कहा, तुझे पता भी है कि कैसे तेरे लिए प्रेरणा को फंसा पाए हैं जाल में ताकि तेरी लाइफ सेट हो जाए, और तू बोल रहा है कि तू किसी और से प्यार करता है। प्यार से पेट नहीं भरता है बेटा। बेटा जी, पेट भरने के लिए भोजन चाहिए और भोजन पैसों से आता है। नीता की ये बात सुन करके प्रेरणा की आंखों से आंसू निकल आए थे और उसने सिसकते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया था ताकि उसके रोने की आवाज़ कोई सुन ना ले। प्रेरणा से अब वहां और रुका नहीं गया और वह वहां से वापस अपने रूम की ओर चली गई। रूम में पहुंचने के बाद प्रेरणा जा करके बेड पर लेट गई और खूब रोने लगी और फिर अपने आंसू पोंछ करके वह रूम में विक्रम का नंबर ढूंढने लगी और तभी उसे एक जगह रखा हुआ विक्रम का कार्ड मिल गया और उसने तब तुरंत उस कार्ड पर लिखा हुआ नंबर डायल कर दिया। विक्रम के पास प्रेरणा का नंबर नहीं था, इसलिए उसने अननोन नंबर समझ करके ही प्रेरणा का फोन रिसीव कर लिया और कान से लगाते हुए कहा, हेलो। और फिर प्रेरणा ने विक्रम से कहा, सर मैं आपकी कंपनी में जॉब करने के लिए तैयार हूँ। प्रेरणा की बात का जवाब देते हुए विक्रम ने उससे कहा, थैंक यू सो मच प्रेरणा जी, आपने मेरी कंपनी ज्वाइन करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। प्रेरणा ने कहा, प्लीज़ सर थैंक यू मत कहिए, कहीं ना कहीं आपने मुझे ये जॉब ऑफर करके मुझ पर उपकार किया है। आपने मेरे अंधेरे जीवन में एक रोशनी की उम्मीद जगाई है जिसके सहारे मैं आगे बढ़ने के बारे में सोच पा रही हूँ। प्रेरणा ने आगे विक्रम से कहा, सर मैं कल से ही कंपनी ज्वाइन करना चाहती हूँ। विक्रम ने कहा, आप 1-2 दिन का टाइम ले सकती हैं प्रेरणा जी, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। प्रेरणा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैं कल से ही ज्वाइनिंग करना चाहती हूँ। हाँ मगर ऑफिस पहुँचने में कुछ समय लग जाएगा। विक्रम ने कहा, कोई बात नहीं प्रेरणा जी, अगर आप 10 मिनट के लिए भी कल ऑफिस आएंगे तब भी चलेगा। प्रेरणा ने कहा, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझ पर जो भरोसा जताया है उस पर पूरी तरह खरी उतरने की कोशिश करूंगी। विक्रम ने कहा, प्रेरणा जी आपके पास ऑफिस से किसी का फ़ोन आएगा, वो आपको आपके बेंगलोर में रहने और गाड़ी का इंतज़ाम करा देंगे। प्रेरणा ने कहा, ओके सर। विक्रम के फ़ोन कट करने के बाद प्रेरणा ने खुद से मन में कहा, शैली मैं आ रही हूँ वापस बेंगलुरु, अब संभल करके रहना, तुझे बहुत गुमान था ना, अब देख मैं क्या करती हूँ। तेरी कंपनी से ऊपर मैंने अगर कंपनी अपनी ना उठा दी तो मेरा नाम भी प्रेरणा नहीं।
प्रेरणा रात में ही होटल से निकल गई थी। अगली सुबह जब नीता प्रेरणा को ब्रेकफास्ट पर बुलाने के लिए गई, लेकिन उसे प्रेरणा का कोई रिस्पांस नहीं मिला और तब उसने प्रेरणा को फ़ोन मिलाया, लेकिन उसका नंबर नहीं मिल रहा था। और तब नीता ने होटल स्टाफ को बुला करके प्रेरणा के रूम का गेट खुलवाया तो पता चला प्रेरणा वहाँ नहीं थी, मगर प्रेरणा का लिखा हुआ खत नीता को मिल गया, जिसमें लिखा था, भाभी आप मेरी नज़रों में पहले भी ऊपर नहीं थी और आज तो आप मेरी नज़रों में गिर गई हैं। आपने जो किया है वो अपने स्वार्थ में किया है। मेरी भाभी मेरे साथ ऐसी साजिश करेंगी इसकी मुझे अपेक्षा नहीं थी, लेकिन अब मुझे पता लग गया है कि आप क्या हैं और आपके भाई का भला हो सके मेरी जॉब से, इसलिए आप उसकी मुझसे शादी कराना चाहती थी, मगर अब ऐसा नहीं हो पाएगा। नीता ने यहाँ तक पढ़ करके तो सुना दिया, मगर आगे पढ़ने से पहले वह रुक गई, क्योंकि आगे जो लिखा था वह उसके लिए बता पाना मुश्किल था। मगर तभी उसके पास खड़े मोहित ने उससे कहा, आगे और भी तो लिखा है, पढ़ो। नीता ने कहा, क्या करेंगे पढ़ करके, इतना क्या कम है जान करके कि आपकी बहन भाग गई है और उसने मेरे लिए इतनी खरी खोटी लिखी है। मोहित ने कहा, फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि आगे क्या लिखा है। नीता को समझ आ गया था कि उसकी पोल खुल सकती है, इसलिए वह कुछ घबरा तो गई थी, लेकिन उसने लड़खड़ाती जुबान में हिम्मत करके मोहित से कहा, रहने दीजिए ना, क्या जरूरत है पढ़ने। मोहित ने कहा, मुझे पढ़ना है नीता, खत दो मुझे। नीता ने कहा, मैंने कहा ना नहीं। मोहित ने नीता के हाथ से खत छीन लिया और वह पढ़ने ही लगा था, लेकिन तभी नीता ने उससे कहा, पढ़ लो, मगर उसकी लिखी बातों पर भरोसा मत करना, ऐसे ही बकवास लिखी है उसने। मोहित ने नीता की बातों पर ध्यान नहीं दिया था, उसका ध्यान खत पर था। प्रेरणा ने खत में आगे लिखा था, भाभी का तो समझ सकती हूँ, मगर भैया आप तो मेरे अपने थे, मेरे बड़े भाई, मगर भैया आपने भी खूब फर्ज निभाया। भाभी तो भाभी थी, आपने भी अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा। आप ही एक बार अपने आप को पापा की जगह रख करके देखिए और सोचिए, अगर पापा होते तो क्या वह मेरी शादी मनीष से करते? कभी नहीं कराते भैया। मगर आप तो भाभी के इतने अंधभक्त हो गए हैं कि सही और गलत की समझ ही खो चुके हैं। आज मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि मेरे माता पिता तो पहले ही दुनिया से जा चुके थे, मगर आज से मेरा कोई भाई भी नहीं है। मैं समझूंगी कि मैं अकेली ही हूँ इस दुनिया में। आप अपनी बीबी के साथ खुश रहिए और समझ लीजिए कि आपकी बहन आपके लिए मर गई है। पूरा खत पढ़ने के बाद मोहित की आंखों में आंसू आ गए थे और तभी नीता ने मोहित को भावुक होता हुआ देख करके उससे कहा, मैंने कहा ना प्रेरणा का दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी लिख दिया है उसने, अब उसे अपने घर में कभी नहीं घुसने देना। और तभी नीता के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। थप्पड़ इतने जोर का था कि जिसकी गूंज पूरे कमरे में गूंज गई थी। थप्पड़ पड़ते ही नीता तिलमिला गई और तभी उसकी मां ने मोहित से कहा, ये आपने क्या किया? मेरी बेटी को थप्पड़ मार करके अच्छा नहीं किया आपने। मोहित बहुत गुस्से में था। उसने गुस्से से नीता की मां की ओर घूरते हुए कहा, देते हुए कुछ और कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मुझसे बड़ी हैं और नीता की मां हैं। कहते हैं जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो हर तरफ से विपदा उस पर आ गिरती है, और ऐसा ही कुछ नीता के साथ हुआ। खत से तो पोल नीता की खुल ही गई थी और बची खुची कसर उसी वक्त शैली के फोन ने आकर के पूरी कर दी थी। मोहित कुछ दिनों से देख रहा था कि नीता के पास किसी के फोन आते थे। पहले तो वह पत्नी भक्त था, इसलिए वह ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, मगर आज उसका दिमाग कुछ अलग ही चल रहा था। उसने तभी नीता से कहा, फ़ोन मुझे दे। जो मोहित नीता से रिस्पेक्ट से बात करता था वह आज उससे तू कह करके बोल रहा था। नीता समझ गई थी कि मोहित का पारा कितना चढ़ा हुआ है, और वह यह भी जानती थी कि अगर मोहित ने शैली से बात कर ली तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उसने मोहित को फ़ोन देने से मना कर दिया, और जब नीता ने फ़ोन देने से मना किया तब मोहित को अब पक्का यकीन हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ी है। इसलिए इस बार उसने नीता से फ़ोन मांगा नहीं बल्कि छीन लिया और रिसीव करके कान से लगा लिया। और तभी दूसरी ओर से शैली ने गुस्से भरी आवाज़ में कहा, तूने जितना पैसा कहा था मैं उतना तुझे दे चुकी हूँ नीता, फिर प्रेरणा की शादी में देरी क्यों हो रही है? मोहित ने कोई जवाब नहीं
नहीं दिया। वह चुपचाप सुन रहा था और फिर शैली ने आगे कहा, नीता, मैंने तुझे पैसे एंजॉय करने के लिए नहीं दिए हैं। मेरी बात कान खोल करके सुन ले। अगर प्रतीक जी के पता लगने से पहले तूने प्रेरणा की शादी किसी से नहीं कराई तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि प्रतीक जी और प्रेरणा की शादी से पहले मिले, और अगर वह पहले मिल गए तो वो दोनों शादी कर लेंगे, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं प्रतीक जी से शादी करना चाहती हूँ। इसलिए प्रेरणा की शादी किसी से भी करा जल्दी से, ताकि प्रतीक जी उस प्रेरणा के लिए नहीं बल्कि मेरे हो सके। और तभी मोहित ने गुस्से से कहा, तू कौन है? ये तो मैं नहीं जानता, मगर एक बात कान खोल करके सुन ले तू भी। प्रेरणा की शादी अभी किसी और से नहीं होगी, तुझे जो करना है कर ले। शैली ने कहा, कौन बोल रहा है? मगर मोहित ने तभी गुस्से से फोन जमीन पर दे मारा और नीता की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, तू इतनी कैसे गिर सकती है? आज तुझे देखते हुए भी घिन आ रही है मुझे। तूने मेरी बहन के खिलाफ साजिश रची। मोहित ने गुस्से से नीता की ओर देखते हुए कहा, आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। और कह करके मोहित गुस्से से वहां से चला गया। मोहित के जाने के बाद नीता वहीं जमीन पर बैठ गई और रोते हुए उसने कहा, ये सब क्या हो गया माँ? अच्छा भला खेल बिगड़ गया, किसी की नज़र लग गई हमारी खुशियों को। मालती ने कहा, मत रो बेटा, मोहित को तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वो कहीं नहीं जाएंगे, आखिर ठहरे तो वह बीबी के गुलाम ही। नीता ने आगे रोते हुए कहा, मगर उन्होंने पहले कभी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। मालती ने नीता की ओर देखते हुए कहा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मोहित का गुस्सा हमेशा के लिए थोड़े ही रहने वाला है। जब घर पहुँचेंगे तो उनका गुस्सा शांत हो जाएगा और वह तुम्हें भी अपना लेंगे। नीता ने अपनी माँ के गले लग करके रोते हुए कहा, सच माँ, क्या ऐसा होगा? मालती ने कहा, बिल्कुल होगा बेटा, चल अब अपना रोना धोना बंद कर और अब हम यहाँ से चलने की तैयारी करते हैं। नीता ने कहा, जी माँ। प्रेरणा ने पहले ही दिन अपने काम की जिम्मेदारी संभाल ली थी। प्रेरणा के आने से वहाँ के स्टाफ में एक नई ऊर्जा आ गई थी। प्रेरणा की नई टीम पहले से अधिक उत्साह के साथ अब काम कर रही थी। ये सब देखने के बाद विक्रम ने प्रेरणा के पास आ कर के कहा, मैडम, आपने तो जादू कर दिया है, मेरी टीम में जैसे आपके आने से एक अलग उत्साह बढ़ गया है। प्रेरणा ने कहा, धन्यवाद सर, मुझे खुशी है कि आपको मेरा काम पसंद आया। विक्रम ने प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, आपसे एक प्रार्थना है प्रेरणा जी। प्रेरणा ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं सर, आप तो ऑर्डर कीजिए। विक्रम ने कहा, आपको मैं पहले भी जानता था, मगर अब और बेहतर तरीके से जान गया हूँ, इसलिए मेरा आपसे एक अनुरोध है कि जहाँ भी आपको लगे कि कुछ अनुचित हो रहा है आपके अनुसार, तो आप मुझे बता सकती हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप काम की मुझसे बेहतर समझ रखती हैं। और मुझे अब ना जाने क्यों लग रहा है कि हमारी कंपनी भी अब शांति मैडम की कंपनी के बराबर ही खड़ी हो जाएगी। प्रेरणा ने कहा, शांति मैडम की तो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, वह रिस्पेक्ट के काबिल भी हैं, मगर सर अब उस कंपनी की नई संचालक और मालकिन आज से शैली बन गई है। शांति मैडम ने उसे कंपनी का कार्यभार दे दिया है। विक्रम ने कहा, मुझे तो ये बात पता ही नहीं लगी, मगर आपको कैसे पता लग गया? प्रेरणा ने कहा, अगर दुश्मन को शिकस्त देनी हो तो उसकी गतिविधियों पर नज़र रखनी ही पड़ती है सर। प्रेरणा ने आगे कहा, ये भी अजीब इत्तेफाक है कि जिस दिन मैंने अपनी नई कंपनी को ज्वाइन किया है उसी दिन शैली ने अपनी कंपनी की बागडोर अपने हाथों में ले ली है। शायद नियति भी यही चाहती है कि शैली का घमंड मेरे द्वारा चकनाचूर हो। प्रेरणा ने आगे कहा, सर, मेरी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी प्रतिस्पर्धा सीधी शैली की कंपनी से होगी। विक्रम ने कहा, मुझे आपकी प्रतिभा पर बिल्कुल भी शक नहीं है मैडम, मगर वह कंपनी हमसे अधिक बड़ी है, इसलिए हमारी उनसे सतर्कता बरतने में ही भलाई है। प्रेरणा ने कहा, आपको मुझ पर भरोसा है ना सर? विक्रम ने कहा, बिल्कुल है। प्रेरणा ने कहा, तो मुझे मेरे अनुसार काम करने दीजिए। अगर एक बार भी आपको लगता है कि मेरी वजह से आपका नुकसान हुआ है तो फिर मैं अपने हिसाब से नहीं बल्कि जो आप कहेंगे वैसे ही काम करूंगी। प्लीज़ सर, एक मौका
अगर मैंने शैली की कंपनी से ऊपर हमारी कंपनी ना ला दी तब कहिएगा। प्रेरणा ने आगे कहा, उस घमंडी लड़की का घमंड तोड़ना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है, ताकि भविष्य में कोई रईसजादी फिर किसी प्रेरणा को नीचा दिखाने से पहले कई बार सोचे। विक्रम की अनुभवी आंख प्रेरणा में एक जज्बा देखा और उसने प्रेरणा को अपनी अनुमति दे दी थी। आज शाम को छुट्टी के बाद प्रतीक और रोहित ऑफिस से घर के लिए निकल रहे थे। तभी प्रतीक की नज़र हाथ से रुकने के लिए इशारा कर रही रितु पर पड़ी और तब प्रतीक ने गाड़ी एक साइड में रोक दी और तभी रोहित ने उससे कहा, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? प्रतीक ने कहा, तू रुक, मैं अभी आता हूँ। और तभी रोहित की नज़र रितु पर पड़ी और वह उससे नज़रें हटा नहीं सका और तभी उसने देखा कि प्रतीक रितु के पास जा करके उससे बात कर रहा है और तब वह भी गाड़ी से उतरने को खुद को रोक नहीं पाया। प्रतीक ने रितु के पास जा करके उससे कहा, और एग्ज़ाम कैसे जा रहे हैं तुम्हारे? रितु ने कहा, बहुत बढ़िया भैया। प्रतीक ने कहा, आंटी ने तो मुझसे कहा था कि रितु के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए वह उन्हें लेने नहीं आ रही है, फिर आज कैसे आना हुआ? रितु ने कहा, आपसे मिलना जो था भैया, आपका तो मन नहीं हुआ कि बहन से जा करके मिल लें, तो फिर मुझे तो आना ही था। और कहते हुए रितु के चेहरे पर उदासी आ गई और तब प्रतीक ने रितु की ओर देखते हुए कहा, सॉरी बेटा। रितु ने कहा, रहने दीजिए भैया, सॉरी मत बोलिए, अच्छा नहीं लगता है कि आप मुझे सॉरी बोलें। प्रतीक ने कहा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे एग्जाम अब खत्म हो रहे हैं, तुम्हारे हाथ का बना खाने का बहुत मन कर रहा है। रितु ने कहा, फिर चलिए आज। प्रतीक ने कहा, तुम्हारे हाथ का बना खाने का मन तो बहुत है, मगर आज नहीं, पहले तुम्हारे एग्जाम खत्म हो जाएं उसके बाद। रितु ने कहा, मेरा आज आखिरी ही एग्जाम था भैया, तभी तो आपसे बोल रही हूँ। प्रतीक ने तब रितु की ओर देखते हुए कहा, अच्छा ये बात है, तब तो ठीक है, फिर तुम खाना बनाने की तैयारी करो, मैं आता हूँ। तभी रोहित ने रितु की ओर देखते हुए कहा, क्या मैं भी आ सकता हूँ जी? रितु ने रोहित को देख करके उसे पहचान तो लिया था, फिर भी उसने उससे तो कुछ नहीं कहा, मगर प्रतीक जी की ओर देखते हुए जवाब दिया, भैया अगर आपके दोस्त भी आना चाहते हैं तो आप अपने साथ लाइएगा। प्रतीक ने रोहित को जान करके छेड़ते हुए कहा, नहीं रितु, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके लिए बाहर का खाना मंगा दूंगा। रोहित को प्रतीक की यह बात अच्छी नहीं लगी और उसने तब कहा, तू घर का बना खाना खाए और मैं तो बाहर का खाना नहीं खाने वाला हूँ। प्रतीक ने कहा, रितु फिर तुम मुझे इसके लिए खाना करके दे देना। रोहित ने एक नज़र रितु की ओर देखा जिसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और फिर रोहित ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, मतलब तू मुझे अपने साथ नहीं ले जाएगा? अच्छी बात है, फिर मेरे लिए रितु जी के घर से खाना लाने की भी ज़रूरत नहीं है। और तभी वहां आते हुए मंजू आंटी ने कहा, प्रतीक बेटा क्यों परेशान कर रहे हो रोहित को, उन्हें भी साथ लाना। प्रतीक ने मंजू आंटी की ओर देखते हुए उनसे पूछा, आप जानती हैं रोहित को आंटी? मंजू आंटी जानती तो पहले से थी जब तुमने पहले मिलवाया था, मगर अब और अच्छी तरह से जानने लगी हूँ। ऑफिस में अक्सर मेरे पास आ करके बैठ जाते हैं और तो और मेरे मना करने पर मेरी मदद भी करते हैं, तुम्हारे ही जैसे हैं ये भी। और फिर रोहित ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, तू भले मत बुला, देख मेरी आंटी ने मुझे खाने पर इनवाइट किया है, अब तो तू भी मुझे नहीं रोक सकता है। रोहित की बात सुन करके रितु उसकी ओर देखते हुए मुस्कुरा रही। मंजू आंटी ने प्रतीक की ओर देखते हुए उससे कहा, बेटा फिर तुम और रोहित आ जाना, तब तक हम माँ बेटी खाना बनाने की तैयारी करते हैं। प्रतीक ने कहा, जी आंटी। और तब फिर रितु और उसकी माँ वहां से चली गई, मगर रोहित रितु को जाते हुए देख रहा था और प्रतीक रोहित को देख रहा था। शायद प्रतीक समझ रहा था कि रोहित के मन में क्या चल रहा है, मगर फिर भी उसने अभी इस विषय में रोहित से कुछ नहीं कहा, बल्कि विषय बदलते हुए उसने रोहित से कहा, चल रोहित अब हम भी चलते हैं। रोहित ने जैसे किसी ख्याल से बाहर आते हुए कहा, ठीक है चल। और तब प्रतीक और रोहित दोनों गाड़ी में बैठ गए और रोहित इस बार ड्राइव सीट पर बैठा था, इसलिए उसने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी और फिर दोनों वहां से चले गए। प्रेरणा अपने ऑफिस की गाड़ी से अपने फ्लैट की ओर जा रही थी और अभी एक जगह सिग्नल पर रास्ते में उसकी गाड़ी रुकी हुई थी और तभी उसकी गाड़ी से कुछ दूर अपनी स्कूटी पर बैठी रितु पर उसकी नज़र पड़ गई और उसने तब अपने चेहरे को छिपा लिया।
मगर वह रीतू और मंजू आंटी को देख रही थी और प्रेरणा के दिमाग में कुछ चल भी रहा था। और तभी सिग्नल ग्रीन हो गया और प्रेरणा के ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और प्रेरणा रीतू और उसकी माँ को देखते हुए आगे बढ़ गई। प्रतीक और रोहित अब एक गार्डन में बैठे हुए थे। प्रतीक रोहित से रीतू के बारे में कुछ बात करना चाहता था और वह अभी इसी बारे में कुछ कहने ही वाला था कि तभी रोहित ने कुछ सोच करके उससे कहा, प्रतीक, क्या तुझे लगता है कि शैली अभी इतनी काबिल है कि वह कंपनी को ठीक से चला पाएगी? और फिर रोहित ने आगे कहा, मुझे लगता है कि शांति मैडम को इतनी जल्दी शैली को काम की जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। मुझे तो उसके अंदर वो काबिलियत नज़र नहीं आती है। मेरे हिसाब से उसे समझदार होने में अभी वक्त लगेगा। प्रतीक ने एक नज़र रोहित की ओर देखा और फिर दूसरे ओर देखते हुए कहा, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। अगर मैडम मुझसे कोई डिस्कस करती हैं तो मैं कुछ कहता भी उनसे, मगर उन्होंने तो फैसला सुनाया था। तब फिर तू ही बता, मैं क्या ही कहता उनसे। और फिर प्रतीक ने अपनी बात जारी रखते हुए रोहित से कहा, हो सकता है जिम्मेदारी शैली जी को और निखार दे, इसलिए अब जो निर्णय शांति मैडम ने लिया है और उसका साथ तो हमें देना ही है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। और फिर प्रतीक ने अपने विषय पर आते हुए रोहित से कहा, रोहित, रीतू बहुत अच्छी लड़की है। रोहित ने कहा, हाँ ये तो मुझे भी पता है। रोहित ने बोल तो दिया था एकदम से, मगर फिर उसने प्रतीक की ओर देखते हुए उससे हैरानी के साथ कहा, मगर अचानक से रीतू जी की बात कहाँ से आ गई? हम तो कुछ और ही बात कर रहे थे ना। प्रतीक ने कहा, मैंने देखा तुझे रीतू को देखते हुए। रोहित प्रतीक के मुंह से ये शब्द सुन करके हैरान था और उसने तब प्रतीक से कहा, तो क्या हुआ यार, देखा तो क्या मैं उन्हें देख भी नहीं सकता? प्रतीक ने रोहित की ओर देखते हुए उससे कहा, मैंने तुझे यूं देखते हुए नहीं देखा, बल्कि तेरी आंखों में कुछ और भी देखा था मैंने। रोहित ने लड़खड़ाती जुबान से कहा, क्या देखा था? तू कुछ भी बोल रहा है। प्रतीक, ज्यादा बनने की कोशिश मत कर, समझा? तेरा दोस्त हूँ, खूब तुझे जानता हूँ। प्रतीक ने रोहित से आगे कहा, इस बार तेरा चुनाव बिल्कुल सही है। रीतू बहुत अच्छी लड़की है और मुझे यकीन है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे। रोहित ने कहा, सच कहूँ यार, तो मैं तो तुझे बताने में संकोच कर रहा था, मगर तूने तो मेरे मन की बात कह दी। और फिर रोहित ने प्रतीक से आगे कहा, मैं रीतू जी को पसंद करता हूँ, ये तो मैं जानता हूँ, मगर वो भी मुझे पसंद करती है ये तो मुझे नहीं पता है। मगर वो मुझे पसंद नहीं करती होगी तो फिर हमारी शादी कैसे होगी? प्रतीक ने रोहित की ओर देखते हुए कहा, उसकी तू चिंता मत कर, तू अच्छा दिखता है और तेरा व्यवहार भी अच्छा है और अच्छा बिजनेस भी है तेरा। जो एक लड़की को अपने पति में खूबियां चाहिए वो सब है तो तुझ में। फिर क्यों नहीं मानेगी रीतू? बिल्कुल मानेगी। मैं बात करूंगा मंजू आंटी से तेरे और रीतू के रिश्ते की। रोहित ने प्रतीक की ओर देख करके कहा, प्लीज तू अभी ना मंजू आंटी से बात करना और ना ही रीतू जी को कुछ बताना। प्रतीक ने कहा, अभी तो तू रीतू से शादी करने की बात कर रहा था, अब फिर मना क्यों कर रहा है? क्या तुझे रीतू से शादी नहीं करनी है? रोहित ने कहा, बिल्कुल करनी है, मगर मैं पहले उसके दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहता हूँ कि जैसे मुझे उनसे प्यार हो गया है वह भी मुझसे प्यार करने लगे, उसके बाद ही मैं उनसे शादी की बात करूंगा। प्रतीक ने कहा, ठीक है, जैसा तू ठीक समझे। रोहित ने प्रतीक की ओर देखते हुए उससे कहा, प्रतीक, एक बात समझ नहीं आ रही है मुझे। प्रतीक ने कहा, और वह क्या? रोहित ने कहा, तू तो हमें प्यार ना करने के लिए बोलता था, मगर आज खुद ही तुझे प्यार से कोई ऐतराज नहीं है। प्रतीक ने कहा, क्योंकि मैं जान गया हूं कि प्यार से प्यार करना चाहिए, ना कि नफरत। प्रतीक ने उदासी भरे स्वर में आगे रोहित से कहा, अगर मुझे मेरा प्यार नहीं मिला इसका यह मतलब तो नहीं है कि प्यार दुख देता है। जो मेरा नहीं था वह मुझे नहीं मिला, अगर इसके लिए मैं दोषी प्यार को मानूं तो यह उचित नहीं है। और कहते हुए प्रतीक उदास हो गया और प्रतीक के चेहरे की उदासी देख करके रोहित के भी चेहरे पर उदासी आ गई थी। वह अभी प्रतीक को दिलासा देने के लिए कुछ कहना ही चाहता था, मगर तभी प्रतीक का फोन रिंग करने लगा और उसने तब अपने फोन की स्क्रीन की ओर देखा तो ललिता का फोन देख करके उसने बिना देरी के फोन पिक करके कान से लगा लिया
और तब ललिता ने दूसरी ओर से कहा, प्रतीक जी, मेरा दिल कहता है कि प्रेरणा की शादी मनीष से नहीं होगी, और ऐसा ही हुआ है। प्रतीक ने उत्सुकता के साथ ललिता से पूछा, तो क्या प्रेरणा जी शादी नहीं की? ललिता ने कहा, नहीं। प्रतीक ने कहा, क्या प्रेरणा जी से आपकी बात हुई है? ललिता ने कहा, प्रेरणा से तो बात नहीं हुई है, लेकिन उसके भाई का फोन आया था और उन्होंने ही मुझे बताया कि प्रेरणा की शादी मनीष से नहीं हुई है। प्रतीक ने कहा, फिर प्रेरणा जी कहाँ हैं? ललिता ने कहा, ये तो भैया ने कुछ नहीं बताया, आगे उन्होंने कहा है कि वह बाकी बात मुझसे मिल करके ही करेंगे और इसलिए वह मेरे घर आ भी रहे हैं। और फिर तभी ललिता के घर की डोर बेल बज गई और उसने तब प्रतीक से कहा, शायद भैया आ गए हैं, उनसे बात करने के बाद मैं आपको फ़ोन करती हूँ प्रतीक जी। प्रतीक ने कहा, मुझे आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा ललिता जी। ललिता ने कहा, मैं फ़ोन करती हूँ आपको, और कह करके ललिता ने फ़ोन कट कर दिया और वह दरवाजे की ओर बढ़ गई। और जब जा करके ललिता ने गेट खोला तो सामने प्रेरणा का भाई मोहित ही खड़ा था। ललिता ने मोहित को देख करके उसे अंदर आने को कहा। जवाब में मोहित ने कहा, नहीं ललिता, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, बस मुझे कुछ प्रेरणा के बारे में जानना था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ललिता ने कहा, जो भी आपने जानना है भैया मैं आपको बता दूंगी, मगर प्लीज़ आप अंदर आ जाइए, बैठ करके आराम से बात करते हैं, प्लीज़ भैया। मोहित इस बार ललिता की बात टाल नहीं सका और वह तब ललिता के साथ अंदर चला गया। अंदर जा करके ललिता ने मोहित से कहा, भैया आप ठंडा लेंगे या गरम? मोहित ने कहा, थैंक यू ललिता, मगर मुझे अभी कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर मोहित ने ललिता से आगे कहा, प्लीज़ तुम भी बैठ जाओ और मुझे बताओ कि प्रेरणा कहाँ है। ललिता वहीं एक सोफे पर बैठ गई और फिर उसने मोहित से कहा, भैया अगर मुझे प्रेरणा के बारे में पता होता कि वह कहाँ है तो मैं आपको फ़ोन पर ही बता चुकी होती। मैं प्रेरणा का फ़ोन कई बार मिला चुकी हूँ, मगर प्रेरणा का फ़ोन ही नहीं मिल रहा है। मुझे सच में नहीं पता कि वह कहाँ है। मोहित ने कहा, फ़ोन मिलता भी कैसे? उसका फ़ोन तो मुझे घर में ही मिला है। इसमें भी जरूर उस नीता की ही चाल होगी। मेरी मति ही मारी गई थी जो मैंने नीता से शादी की। काश कि मैंने उससे शादी नहीं की होती तो आज यूं मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं हुई होती। मैं एक अच्छा भाई बन ही नहीं पाया ललिता। और कहते हुए मोहित भावुक हो करके रो रहा था और अब उसकी आंखों से आंसू बाहर आ गए थे और तब वह रोने लगा था। ललिता मोहित को सुनाना तो बहुत कुछ चाहती थी, मगर रोहित में पश्चाताप देख करके उसने उससे कुछ नहीं कहा, बल्कि मोहित को यूं भावुक हो करके रोता देख ललिता की भी आंखें भर आई थी। मगर उसने खुद को संभाला और अपने आंसू पोंछ करके मोहित से कहा, भैया संभालिए खुद को, अब जो होना था उसे कोई नहीं बदल सकता है। हाँ, मगर उसे सुधारने का प्रयत्न जरूर किया जा सकता है। मोहित ने खुद को संभाला और अपने आंसू पोंछते हुए उसने ललिता से कहा, प्रतीक कौन है ललिता और वह कहाँ रहते हैं? ललिता ने मोहित की ओर देखते हुए कहा, क्या आपको प्रतीक जी के बारे में पता लग गया है भैया? मोहित ने कहा, हाँ, इसलिए मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ ताकि उनसे मिल करके अपनी बहन को ढूंढ सकूँ और दोनों की शादी करा सकूँ। सुन करके ललिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए प्रतीक से कहा, सच में भैया? मोहित ने कहा, हाँ ललिता, तुम जो भी जानती हो प्रतीक के बारे में वो सब मुझे बताओ। ललिता ने तब प्रतीक के बारे में मोहित को सब बता दिया जो वह जानती थी और तब मोहित ने प्रतीक के बारे में जानने के बाद ललिता से कहा, तो अभी प्रतीक बेंगलुरु में है, मैं फिर आज ही बेंगलुरु के लिए निकलूंगा। मैंने जो किया है उसे तो नहीं बदल सकता, मगर अब मैं देर नहीं करूंगा। ललिता ने कहा, भैया मैं आपको प्रतीक जी का नंबर दे रही हूं, आप बेंगलुरु पहुंच करके उनसे बात कर लेना। मैं उन्हें आपके वहां आने के बारे में फ़ोन करके बता दूंगी। कुछ देर और बात करने के बाद जब मोहित ललिता के घर से चला गया तब ललिता ने प्रतीक का नंबर डायल कर दिया। प्रतीक ललिता के फ़ोन का ही इंतजार कर रहा था। ललिता का फ़ोन आते ही उसने तुरंत फ़ोन पिक कर लिया। तब ललिता ने उससे कहा, प्रेरणा के भैया आए थे, बहुत परेशान हैं प्रेरणा के लिए। प्रतीक ने घबराहट भरे स्वर में कहा, मैं कुछ समझा नहीं। ललिता ने कहा, प्रेरणा के जाने के बाद से कुछ पता नहीं है कि वह कहाँ है। प्रतीक ने कहा, तो क्या प्रेरणा जी के भैया को भी उनके बारे में नहीं पता है?
ललिता ने कहा नहीं पता है उन्हें भी। और फिर ललिता ने वो सब बता दिया जिन हालातों में प्रेरणा को जाना पड़ा था। जब प्रतीक ने सब सुना तो उसने गुस्से से कहा उनके जाने के भी जिम्मेदार वह खुद ही हैं, अब दुखी होने का दिखावा कर रहे हैं। ललिता ने कहा आपका गुस्सा करना जायज है प्रतीक जी, मगर मैंने जो देखा है वह सच है। मैंने प्रेरणा के भैया को पश्चाताप करते हुए देखा है, वह बहुत दुखी थे प्रेरणा को लेकर के। ललिता ने आगे कहा मैं मानती हूँ प्रतीक जी की प्रेरणा के भैया की गलती रही है, मगर वह अपनी भूल को सुधारना चाहते हैं और इसलिए वह आपसे मिलने आ रहे हैं। और उन्होंने यह भी कहा है कि वह आपकी और प्रेरणा की शादी भी कराएंगे। प्रतीक ने कहा मगर मैं कहाँ ढूंढूं प्रेरणा जी को, ये कैसा अजीब खेल खेल रही है तकदीर मेरे भी साथ। कहते हुए प्रतीक का गला भर आया था और तब ललिता ने उसे समझाते हुए कहा प्रतीक जी भरोसा रखिए अपने प्यार पर, मेरा दिल कहता है कि आप दोनों जरूर मिल जाएंगे। प्रतीक ने कहा पता नहीं ललिता जी वो दिन कब आएगा। ललिता ने कहा आप हौसला रखिए प्रतीक जी, वह दिन भी जल्द आएगा। ललिता और प्रतीक की कुछ देर और बातें होती रही और फिर ललिता ने फोन कट कर दिया। जब प्रतीक ने फोन कान से हटाया तब फिर से उससे कहा मैंने सब सुन लिया है प्रतीक, तू परेशान मत हो, प्रेरणा जी हमें जल्द ही मिल जाएगी। प्रतीक ने कुछ नहीं कहा। रोहित की बात के जवाब में वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। रोहित प्रतीक के पास ही बैठा हुआ था और वह उसे देख करके उसकी मनोस्थिति समझ पा रहा था, इसलिए उसने तब माहौल बदलने के लिए प्रतीक से कहा प्रतीक हमें यहाँ काफ़ी देर हो गई है, मुझे लगता है कि अब हमें रीतू जी के घर के लिए निकलना चाहिए, वहाँ आंटी और रीतू जी हम दोनों का इंतजार कर रही होंगी। प्रतीक ने रोहित की ओर देखा मगर उससे कुछ कहा नहीं और वह अपनी जगह से खड़ा हो गया। प्रतीक को यूं खामोश देख करके रोहित को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने प्रतीक से कहा प्लीज प्रतीक यूं खामोश मत रहा, प्लीज कुछ तो बोल। प्रतीक ने कहा क्या बोलूं यार, मैं खुद से ही नाराज हूँ। अगर मैंने पहले ही प्रेरणा जी को जाने से रोक लिया होता और अपने प्यार का इजहार कर दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। रोहित ने कहा प्रतीक तू तो खुद ही मुझसे अधिक समझदार है, तुझे फिर मैं क्या समझाऊं, लेकिन फिर भी तुमसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे दोस्त हम सब नियति के अधीन हैं और जो नियति होती है वह हो करके ही रहती है। हम उसे बदल तो नहीं सकते हैं मगर अपने अतीत से सीख करके अपने कल को जरूर बेहतर बना सकते हैं। रोहित ने आगे कहा इसलिए अब ज़्यादा मत सोचो, हम सब मिल करके प्रेरणा मैडम को ढूंढेंगे, चल अब चलते हैं। और फिर दोनों अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गए। मोहित अपने घर के सामने पहुंचा ही था कि अचानक उसके बढ़ते कदम रुक गए, क्योंकि उसके घर के बाहर नीता अपनी मां के साथ खड़ी थी। मोहित को देख करके नीता उसके पास आ गई मगर मोहित ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया और तब नीता ने उससे कहा इतना भी क्या गुस्सा मोहित, तुम एक थप्पड़ पहले भी मुझे मार चुके हो और अगर मारने का और मन है तो और भी मार लो। मोहित ने कहा तुम्हें देख करके ही मुझे अब घिन आती है, तुम्हें छू करके मैं अपने हाथ खराब नहीं करना चाहता नीता। और फिर मोहित ने नीता की ओर देखते हुए आगे कहा और रही बात तुम्हें माफ करने की तो मुझसे अब माफी की गुंजाइश तो बिल्कुल भी मत रखो, माफी तुम्हें मुझसे नहीं मिल सकती है, तुमने जो किया है वह माफी के योग्य है ही नहीं। मोहित की बात के जवाब में नीता की मां ने बीच में भाग ले करके बोलते हुए कहा बेटा मोहित ये तुम क्या कह रहे हो, मैं मानती हूँ कि नीता की गलती है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब गलती के लिए नीता को पछतावा है दामाद जी, इसलिए आप उसे माफ कर दीजिए और अपने घर में आने दीजिए। मोहित ने नीता की मां की ओर देखते हुए कहा आप तो रहने ही दीजिए और बेहतर होगा कि आप हमारे बीच में ना बोलें। मोहित ने नीता की मां से आगे कहा आप नीता की वकालत तो खूब कर रही हैं मगर आपको अपने अंदर भी झांकने की ज़रूरत है, ये संस्कार उसे आपसे ही विरासत में मिले हैं। अगर आपने अपनी बेटी को घर तोड़ने के बजाय घर जोड़ना सिखाया होता तो आज ये दिन मुझे देखना ना पड़ता और ना ही आपकी बेटी को। नीता ने तब मोहित की ओर देखते हुए कहा ये तुम
मेरी माँ से कैसे बातें कर रहे हो मोहित? तुम्हें इतनी समझ होनी चाहिए कि तुम मेरी माँ से बात कर रहे हो। मोहित ने नीता की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, तुम तो समझ की बात करो ही मत नीता, तो ज्यादा अच्छा होगा। ये बातें तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती। मोहित ने नीता से आगे कहा, और रही बात मेरी समझ की, तो वो मुझ में है, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ से सम्मान के साथ बात नहीं करता। अब मैं तुमसे और ना ही तुम्हारी माँ से बहस करना चाहता हूँ। बेहतरी इसी में है कि तुम अपनी माँ को लेकर के यहाँ से चली जाओ और भूल जाओ कि ये घर कभी तुम्हारा था। तभी नीता की माँ ने नाटक करते हुए मोहित की ओर देखते हुए कहा, बेटा तुम चाहो तो मुझ पर भी अपना गुस्सा निकाल सकते हो, मगर इस तरह छोटे मोटे मनमुटाव की वजह से अपनी पत्नी को घर से मत निकालो। मोहित ने नीता की मां की ओर देखते हुए कहा, आपको ये छोटी मोटी बात लग रही है? आगे मोहित ने नीता की ओर इशारा करते हुए नीता की मां से कहा, आपकी बेटी की करतूतों की वजह से मेरी बहन को घर छोड़ करके जाना पड़ा और आप इसे छोटी मोटी बात कह रही हैं। मोहित ने आगे नीता की मां से कहा, इससे पहले कि मेरा गुस्सा और बढ़ जाए, आपसे निवेदन है कि आप अपनी बेटी को लेकर के यहाँ से चली जाइए और मुझसे ये उम्मीद कभी मत कीजिएगा कि मैं नीता को कभी माफ़ करूँगा। तभी नीता की माँ ने नीता की ओर कुछ इशारा किया और नीता तब तुरंत मोहित के पैरों में जा गिरी और रोने का नाटक करने लगी और रोते हुए उसने मोहित से कहा, मैं जानती हूँ कि मुझसे अपराध हुआ है, आप उसकी मुझे सज़ा दे दीजिए, मगर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे घर से मत निकालिए। मोहित ने नीता से खुद को छुड़ाया और वह उससे दूर खड़ा हो गया और फिर उसने नीता से कहा, तुझे मैं घर में तो नहीं आने दूंगा, फिर चाहे तू कितने भी आंसू क्यों ना बहा ले, क्योंकि तूने जो किया वह मेरी नज़रों में बहुत बड़ा अपराध है और इसके लिए मैं तुझे माफ़ नहीं कर सकता। मोहित ने नीता से आगे कहा, तुझे घर के बाहर जब तक बैठना होगा बैठ, मगर मैं तुझे अपने घर में दाखिल नहीं होने दूंगा। और कह करके मोहित ने जा करके अपने घर का ताला खोला और वह अंदर चला गया। मगर नीता की माँ यहाँ भी नहीं रुकी, उसने नीता को नाटक करते रहने के लिए कहा और नीता घर के बाहर से रोने गिड़गिड़ाने का नाटक करती रही, मगर मोहित उसकी बातों में नहीं आया। कुछ देर बाद मोहित ने अपने साथ ले जाने वाला सामान पैक कर लिया, तब वह घर से बाहर आ गया। नीता फिर से उसके सामने रोने गिड़गिड़ाने लगी, मगर मोहित ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, बल्कि उसने ताला लगाया और जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। मगर नीता की माँ बहुत ही शातिर औरत थी, उसने तभी मोहित के एक पड़ोसी को देखा और वह रोते हुए उनसे बोली, देखिए आप ही भला कोई क्या इतना गुस्सा होता है अपनी पत्नी से कि घर में ही ना आने दे, आप तो मोहित के पड़ोसी हैं, प्लीज इन्हें समझाइए। तब मोहित के उस पड़ोसी ने मोहित से कहा, मोहित बेटा भले घर के लोग ऐसा बर्ताव नहीं करते हैं। मोहित ने तब अपने पड़ोसी को नीता की हुई करतूत बता दी और फिर उसने अपने पड़ोसी से आगे कहा, अब आप ही बताइए चाचा, मुझे नीता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सुनकर के नीता की माँ हैरान हो गई, क्योंकि उसे लगा था कि मोहित अपने घर की बात पड़ोसी को नहीं बताएगा। पड़ोसी ने मोहित की बात सुनकर के उससे कहा, अपनी प्रेरणा बिटिया के साथ ऐसा किया, कितनी अच्छी है प्रेरणा, ये तो हम सब जानते हैं। फिर तो बेटा तुम सही कर रहे हो, जो औरत घर तोड़ने का काम करे उसे घर में रखना ठीक नहीं है। जैसे मोहित के पड़ोसी ने जले पर नमक छिड़क दिया था। सुनकर के नीता की माँ चिढ़ गई थी और उसने मोहित के पड़ोसी से कहा, तुम कैसे पड़ोसी हो, अपने पड़ोसी का ही घर बिगाड़ रहे हो। पड़ोसी ने कहा, हम तो पड़ोसी ही हैं, ये सही है, मगर नीता तो आपकी बेटी है, तो आप ही बताइए कि क्या एक माँ अपनी बेटी को ऐसे संस्कार सिखाती है कि वह जा करके अपनी पति के घर जोड़ने के बजाय तोड़ने का काम करे। नीता की माँ को लगा कि दांव उल्टा ही पड़ गया है। तब उसने मोहित के पड़ोसी से कहा, हमारी रिश्तेदारी के मामले में आप कौन होते हैं कुछ बोलने वाले। मोहित के पड़ोसी अभी कुछ कहना ही चाहते थे, मगर मोहित अभी नीता और उसकी माँ से और बहस के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए उसने तब अपने पड़ोसी से कहा, चाचा आप जाइए, इन लोगों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है,
मैं भी जा रहा हूँ। और कह करके मोहित ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। नीता ने अपनी माँ के साथ मिल करके खूब नाटक किया मगर बात नहीं बन सकी। और आखिरकार मोहित के जाने के बाद नीता की माँ ने नीता से कहा, करने दे उसे अपने मन की, अभी धीरे धीरे लाइन पर आ जाएगा, चल अभी हम चलते हैं यहाँ से। और तब दोनों माँ बेटी भी वहाँ से चली गई। रोहित ने जब रितु के घर के बाहर गाड़ी रोकी तब प्रतीक ने उससे कहा, देख रोहित, मैं तुझे पहले ही बता दूं कि मंजू आंटी यहाँ किराए में रहती हैं, एक छोटा सा कमरा है उनका। रोहित ने कहा, क्या बहुत गरीब है मंजू आंटी? प्रतीक ने कहा, मंजू आंटी की फैमिली में वो और उनकी बेटी रितु ही है। रोहित ने कहा, क्या रितु जी के पापा नहीं है? प्रतीक ने कहा, नहीं। रोहित ने सुन करके उदासी भरे स्वर में कहा, बेचारी मंजू आंटी और रितु जी के बारे में सुन करके बहुत दुख हो रहा है। और फिर रोहित ने आगे कहा, जितना दुख देखना था देख लिया, मैं जल्दी ही रितु जी से शादी करके उन्हें और उनकी माँ को ढेर सारी खुशियाँ दूंगा। प्रतीक ने रोहित की ओर देखते हुए कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद भी है, काश कि हर अमीर तेरी ही तरह किसी गरीब को अपनाए तो किसी गरीब का दुख मिट जाएगा। तभी प्रतीक का फोन रिंग करने लगा। उसने जब फोन की स्क्रीन की ओर देखा तो फोन रितु का ही था। और तब उसने फोन रिसीव करके कान से लगाते हुए कहा, मैं और रोहित बाहर ही हैं रितु। रितु ने कहा, तभी तो फोन किया है, बाहर क्या कर रहे हैं? गाड़ी में आ जाइए, खाना तैयार हो गया है। प्रतीक ने कहा, बस अभी आए हम दोनों। और कह करके प्रतीक ने फोन कट कर दिया और रोहित से कहा, चल अब चलते हैं। कुछ देर बाद जब रोहित प्रतीक के साथ रितु के किराए के घर में पहुंचा तो उसे कुछ अजीब जरूर लगा, मगर प्रतीक ने उसे पहले ही बता दिया था, इसलिए उसने उस माहौल के लिए खुद को तैयार कर लिया था। और फिर प्रतीक भी स्थिति को समझता था, इसलिए वह जमीन पर बिछी चटाई पर जा करके बैठ गया और उसके साथ रोहित ने भी वही किया और वह भी जमीन पर बैठ गया। मगर तभी मंजू आंटी ने प्रतीक और रोहित से कहा, बेटा वहाँ क्यों बैठ रहे हो, बेड पर बैठ जाओ। प्रतीक ने कहा, नहीं आंटी, हम दोनों यहीं ठीक हैं, आप जल्दी से बस खाना लगा दीजिए, भूख बहुत लग रही है। और तभी अपने दोनों हाथों में 2 थाली लाते हुए रितु ने कहा, खाना तो लग गया है भैया। और रितु ने फिर एक थाली प्रतीक और रोहित के सामने रख दी। रितु की ओर देखते हुए रोहित ने उससे कहा, आप और आंटी भी तो अपने लिए खाना लगा लीजिए। और तभी मंजू आंटी ने बीच में बोलते हुए कहा, बेटा आप दोनों पहले खा लो, फिर हम और रितु भी खा लेंगे। और तभी प्रतीक ने खाने की थाली की और देखते हुए कहा, देख करके ऐसा लग रहा है कि खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। और यह भी मुझे पक्का पता है कि आंटी और मेरी बहन को भी बहुत भूख लगी होगी, इसलिए मैंने निश्चय किया है कि आज हम सब साथ में ही खाना खाएंगे। और रोहित ने तभी बीच में बोलते हुए कहा, मैं भी तभी खाऊंगा। मंजू आंटी ने कहा, बेटा हम माँ बेटी बाद में खा लेंगे, तुम दोनों खा लो। और तभी रितु ने प्रतीक से कहा, प्रतीक भैया। और रोहित को लगा कि कहीं रितु उसे भी भैया ना बोल दे, इसलिए उसने बीच में बोलते हुए कहा, प्लीज़ रितु जी, जिद मत कीजिए आप, माँ जी, और अपने लिए भी खाना लगा लीजिए प्लीज़। रोहित की बात सुन करके प्रतीक उसकी ओर देखने लगा था, मगर प्रतीक का ध्यान उसकी ओर नहीं था, वह अभी रितु की ओर देख रहा था। और तब प्रतीक ने रितु की ओर देखते हुए कहा, जाओ रितु, अब जल्दी से अपने लिए और आंटी के लिए भी खाना ले आओ। मंजू आंटी को भी लगा कि अब प्रतीक और रोहित मानने वाले नहीं हैं, इसलिए उन्होंने हार करके रितु से कहा, जा बेटा अपने लिए भी खाना ले आ, हम भी साथ में ही खा लेते हैं। और तब रितु वहां से किचन की ओर चली गई और कुछ देर बाद अपने लिए और अपनी माँ के लिए खाना ले करके वह किचन से बाहर आ गई। और फिर सब ने खाना शुरू किया। खाने का एक निवाला खाने के बाद रोहित ने रितु की ओर देखते हुए कहा, रितु जी खाना आपने बनाया है क्या? मगर मंजू आंटी ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ बेटा, रितु ने ही खाना बनाया है, क्या तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा? और अब रितु रोहित के जवाब की प्रतीक्षा में उसकी ओर देखने लगी थे। और रोहित ने तब मंजू आंटी की बात का जवाब देते हुए कहा, ये आप क्या कह रही हैं माता जी, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। और तब रितु ने रोहित की ओर देखते हुए कहा, थैंक यू। मगर रोहित को भय था कि कहीं रितु उसे प्रतीक की तरह भैया ना बोल दे, इसलिए उसने फिर से रितु के कहने के साथ ही उससे कहा, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए जी,
जो आपने मुझे इतने अच्छे खाने के निमंत्रण दिया। रोहित की हरकतों को प्रतीक समझ रहा था, इसलिए वह खाते हुए मुस्कुरा रहा था, मगर रीतू ने उसे मुस्कुराते हुए देख लिया था। और तब रीतू ने प्रतीक से कहा, क्या हुआ भैया, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? और फिर रीतू ने प्रतीक से आगे कहा, आपको खाना तो पसंद आया है ना भैया? प्रतीक ने कहा, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो तुम, फिर पसंद ना आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और फिर सभी खाना खाने लगे, मगर जब भी खाना खाने के दौरान या बाद में रोहित और रीतू के बीच संवाद की संभावना बनी, रोहित ने इस बीच पूरी सतर्कता बरती थी। किसी तरह खाना खाने के दौरान उसने स्थिति संभाल ली थी, और जब सबका खाना हो गया तब रोहित वहां रुकना तो चाहता था, मगर उसे ये डर सता रहा था कि कहीं रीतू उसे भैया ना बोल दे, और इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद ही वह खुद और प्रतीक को साथ ले करके वहां से आ गया था। प्रतीक और रोहित दोनों अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे और रोहित गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मगर प्रतीक रोहित की हरकतों को याद करके मुस्कुरा रहा था। एक जगह सिग्नल पर जब गाड़ी रुकी तब रोहित ने प्रतीक को मुस्कुराते हुए देख करके उससे कहा, क्या मैं जान सकता हूं इस मुस्कुराने के पीछे की वजह? प्रतीक ने कहा, तेरी हरकतों को याद करके हंसी आ रही है। रोहित ने कहा, हंस ले भाई, हंस ले, तुझे नहीं पता है कि मैं कितनी दुविधा में था। रोहित ने आगे कहा, जब भी रीतू जी मुझसे कुछ कहती थी तो मुझे यही डर लगा रहता था कि कहीं वह मुझसे भी भैया ना बोल दें। कितनी मुश्किल से आज उन हालातों से बाहर निकल करके आया हूँ, ये तो मैं ही जानता हूँ। प्रतीक ने कहा, चल तू बच तो गया ना? और फिर प्रतीक ने आगे रोहित से कहा, अब आगे क्या सोचा है तूने? रोहित ने कहा, किस बारे में? और तभी सिग्नल ग्रीन हो गया और रोहित ने आगे गाड़ी बढ़ा दी। और फिर प्रतीक ने रोहित से कहा, तुझे रीतू से शादी करनी है या नहीं? रोहित ने कहा, ये तू क्या बोल रहा है यार, बिल्कुल शादी करनी है। प्रतीक ने कहा, तो फिर रीतू से बात कर, और अगर तू कहे तो मैं तेरी ओर से बात कर सकता हूँ। रोहित ने कहा, नहीं प्रतीक, मैं खुद ही रीतू जी से बात करना चाहता हूँ। प्रतीक ने कहा, अच्छी बात है, अगर तुझे लगे कि मैं तेरी कुछ मदद कर सकता हूँ तो तू बताना। प्रेरणा लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी इधर की, तभी उसे कुछ याद आया और उसने अपना फोन उठा करके विक्रम का नंबर डायल कर दिया। जब विक्रम ने फोन पिक किया तब प्रेरणा ने विक्रम से कहा, आप बोल रहे थे ना कि एक स्टाफ की जरूरत है जो मेहनती और काबिल भी हो? विक्रम ने कहा, हाँ कहा तो था मैंने। प्रेरणा ने कहा, तो समझिए आपकी तलाश पूरी हो गई है। विक्रम ने कहा, अगर आपको भरोसा है तो ठीक है, आप जॉब पर रख लीजिए। प्रेरणा ने कहा, मगर मैं चाहती हूँ कि आप पहले उससे मिल लें। विक्रम ने कहा, आप पर खुद से भी अधिक भरोसा है मैडम, आप जिसे रखना चाहें जॉब पर रख सकती हैं। प्रेरणा ने कहा, थैंक यू सर भरोसा दिखाने के लिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका यह भरोसा आगे भी मुझ पर बना रहे। और फिर प्रेरणा ने आगे विक्रम से कहा, मैं जल्द ही न्यू स्टाफ से आपको मिलाती हूं सर। प्रेरणा अपने ऑफिस की स्टाफ लड़की के साथ रीतू के घर के बाहर पहुंच गई थी और उसने अपनी गाड़ी में ही उस लड़की से कहा, हम रीतू के घर के बाहर ही हैं, अब यहाँ से तुम्हें ही अंदर जाना है, अलका और रीतू से जॉब के लिए बात करनी है। अलका ने कहा, मैडम माफ़ी चाहती हूँ, मगर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि जब आप भी रीतू से बात कर सकती हैं फिर आप मुझे ही क्यों भेज रही हैं? प्रेरणा ने कहा, याद है आज तुमने दिन में मुझसे क्या कहा था? अलका ने कहा, यही कि मुझे आपकी तरह बनना है मैडम। प्रेरणा ने कहा, अब आगे मेरा कुछ कहना जरूरी है। अलका ने कहा, ओके मैडम, मैं समझ गई, मैं जा करके रीतू से बात करती हूँ। प्रेरणा ने अलका को रीतू के रूम की लोकेशन बता दी और तब अलका गाड़ी से उतर करके आगे बढ़ गई। प्रतीक अपने रूम में लेटा हुआ कुछ सोच रहा था कि तभी उसके फोन पर शैली का फोन आ गया था। जब प्रतीक ने फोन पिक किया तब दूसरी ओर से शैली ने प्रतीक से कहा, प्रतीक जी सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। प्रतीक ने कहा, कोई बात नहीं। शैली ने कहा, ओ मैंने आपको फ़ोन इसलिए किया था कि हमें एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है क्योंकि प्रेरणा की जगह खाली है और मैं चाहती हूं कि उस जगह के लिए आप ही कोई एम्प्लॉय ढूंढिए। प्रतीक ने कुछ सोचा और फिर शैली से कहा, फ्रेशर उम्मीदवार या अनुभवी ही चाहिए। शैली ने कहा, आप जिसे भी सिलेक्ट करेंगे मैं उसे रख लूंगी।
प्रतीक को तभी रितु का ख्याल आया और फिर उसने शैली से कहा, मैं जल्द ही आपको बता। और फिर पास बैठे रोहित से प्रतीक ने कहा, रोहित, मैं सोच रहा हूँ कि प्रेरणा जी की जगह मैं अपनी बहन रितु को लगा। रोहित ने प्रतीक की बात का जवाब देते हुए कहा, वैसे ख्याल बुरा नहीं है। और फिर रोहित ने कुछ सोच करके प्रतीक से आगे कहा, मगर मैं तो रितु जी से शादी करने ही वाला हूँ, तब फिर उन्हें जॉब करने की जरूरत क्या है। प्रतीक अब उठ करके बैठ गया और उसने रोहित की ओर देखते हुए कहा, अभी तो तेरी शादी में वक्त है, तब तक करने दे तू रितु को जॉब, कुछ सीखने को ही मिलेगा और कुछ सीखा हुआ बेकार भी तो नहीं होता है। रोहित ने कहा, तू ठीक ही बोल रहा है, ठीक है, जब तक शादी नहीं हुई है तब तक कर लेने देते हैं जॉब। प्रतीक ने कहा, तो फिर मैं रितु को फोन करके बोल देता हूं ताकि वह समय पर सुबह तैयार हो जाए। रोहित ने कहा, अभी नहीं, सुबह ही बताते हैं ना, और तैयार होने में कितना टाइम लगेगा। प्रतीक ने कहा, तू भी अजीब है, चल ठीक है, सुबह ही बता दूंगा। रितु और उसकी माँ दोनों लेटी हुई थी और आपस में कुछ बातें कर रही थी। तभी उन्हें अपने रूम का दरवाजा खटखटाने की आवाज कानों में पड़ी और तब रितु ने कहा, माँ, इस वक्त कौन आया होगा। और कह करके रितु उठ करके बैठ गई और फिर उसने कहा, मैं जा करके देखती हूँ। और कह करके रितु दरवाजे की ओर बढ़ गई। रितु ने जब दरवाजा खोला तो सामने अजनबी लड़की को देख करके उसने कहा, जी कहिए। अलका ने कहा, हेलो रितु, मेरा नाम अलका है। अलका के मुंह से अपना नाम सुन करके रितु हैरान हो गई थी, मगर तभी अलका ने उसे अपनी कंपनी का नाम बताया और उसने आगे रितु से कहा, आपने हमारी कंपनी का नाम सुना तो होगा ही रितु जी। रितु ने कहा, जी सुना तो है, मगर इस वक्त आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं मैडम। अलका ने रितु की ओर देखते हुए कहा, क्या आप अभी भी नहीं समझी। रितु ने कहा, माफ कीजिएगा, मगर मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। अलका ने कहा, मिस रितु, आप एक अच्छी स्टूडेंट रही हैं और एक प्रतिभाशाली लड़की होने के नाते हमारी कंपनी आपको हायर करना चाहती है, वह भी अच्छी सैलरी के साथ। सुन करके रितु के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, मगर दूसरे ही पल उसकी मुस्कान जाती रही और उसने अलका की ओर देखते हुए कहा, माफी चाहूंगी, मगर मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। रितु ने आगे कहा, देखिए, आप अगर मुझसे मजाक कर रही हैं तो मैं बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूं। और तभी मंजू आंटी भी वहां आ गई और उन्होंने कहा, क्या हुआ, कौन है बेटा। और तब अलका ने मंजू आंटी की ओर देखते हुए कहा, नमस्ते। और तब अलका ने मंजू आंटी की ओर देखते हुए उनसे नमस्ते कहा और फिर अपना परिचय दिया। और तब फिर रितु ने बीच में बोलते हुए कहा, माँ, आप ही बताइए, क्या इनकी बातों पर यकीन किया जा सकता है। और तब मंजू आंटी ने अलका से कहा, मैडम, हो सकता है कि आप सही बोल रही हो, मगर जिस वक्त आप जॉब की बात करने आई हैं वह कुछ अजीब लग रहा है। अलका ने कहा, आपका कहना बिल्कुल उचित है। बात यह है कि हमारी कंपनी को एक होनहार कर्मचारी की ज़रूरत है और जैसे ही हमें रितु के बारे में पता लगा तो हमारी कंपनी ने बिना वक्त गंवाए रितु को ज्वाइन कराने के लिए निर्णय ले लिया और यही वजह है जो मैं यहाँ इस वक्त खड़ी हूँ। और अगर अब भी आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आता है तो बाहर गाड़ी में प्रेरणा मैडम बैठी हैं, मैं उनको ही बुला देती हूँ। वो आपको और आप उन्हें जानती हैं, उन्हें देख करके आपको यकीन हो जाएगा। प्रेरणा का नाम सुनते ही रितु और मंजू आंटी की आंखें बड़ी हो गई और तब रितु ने उस कंपनी का नाम बताया जहां प्रेरणा पहले जॉब करते थे। और फिर उसकी पुष्टि करते हुए रितु ने अलका से पूछा, क्या आप उन्हीं प्रेरणा मैडम की बात कर रही हैं। और फिर अलका ने रितु और उसकी मां से कहा, रुकिए, मैं मैडम को ही बुलाती हूं, तब तो आपको यकीन आ जाएगा। और कह करके अलका ने प्रेरणा का नंबर डायल कर दिया। तुरंत ही प्रेरणा ने फोन पिक कर लिया और फिर प्रेरणा ने अलका से पूछा, मान गई ना रितु जॉब के लिए। अलका ने कहा, मैम, रितु और उनकी मां पहले आपसे मिलना चाहती हैं, उन्हें मेरी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। प्रेरणा ने कहा, क्या तुमने मेरे बारे में उन्हें बता दिया। अलका ने कहा, सॉरी मैम, मगर मैं क्या करती, वो मान ही नहीं रही थी। सुन करके प्रेरणा ने परेशानी भरे स्वर में अलका से कहा, तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। अलका ने कहा, सॉरी मैम। प्रेरणा ने कहा, तुमने जब बता ही दिया है तो मैं आती हूँ, तुम वहीं रुको। और कह करके प्रेरणा ने फोन कट कर दिया।
जब प्रेरणा का फोन कट हो गया तब अलका ने रितु से कहा, मैडम को देखने के बाद तो आपको यकीन हो ही जाएगा, मैडम खुद ही आ रही हैं अब। रितु ने हैरानी के साथ कहा, क्या सच में मैडम आ रही हैं? तभी किसी के आने की आहट सुनाई दी और अलका ने उस ओर देखते हुए कहा, आप खुद ही देख लो। और तभी प्रेरणा उस ओर आती हुई दिखाई दी। प्रेरणा को देखते हुए मंजू आंटी और रितु दोनों ही प्रेरणा की ओर बढ़ गई। प्रेरणा ने मंजू आंटी को देख करके उनसे नमस्ते कहा और फिर उसने अलका से कहा, अलका तुम जा करके गाड़ी में बैठो, मैं आती हूँ। और तब अलका वहाँ से चली गई। अलका के जाने के बाद रितु ने प्रेरणा से कहा, आइए ना मैडम, अंदर बैठ करके बातें करते हैं। प्रेरणा तब रितु और मंजू आंटी के साथ उनके रूम में चली गई। अब प्रेरणा बेड पर बैठ गई थी और तब रितु ने प्रेरणा से कहा, आपके लिए क्या लेकर के आऊं मैडम, ठंडा या गरम? प्रेरणा ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए रितु। और फिर प्रेरणा ने आगे मंजू आंटी की ओर देखते हुए कहा, आंटी आप? और फिर प्रेरणा ने रितु की ओर देखा और कहा, और रितु आप भी प्लीज बैठ जाइए। और तब रितु और उसकी माँ दोनों भी बैठ गई। और तब मंजू आंटी ने प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, अब मुझे यकीन हो गया है कि वो मैडम भी सच ही बोल रही थी। मंजू आंटी ने आगे प्रेरणा से कहा, आपने मेरी बेटी को चुना, उसके लिए मैं जितना आपका आभार व्यक्त करूं वह कम है मैडम। और कहते हुए आंटी भावुक हो गई थी और उनकी आंखें भर आई थी। प्रेरणा ने कहा, ये क्या आंटी, अब तो आपकी तपस्या सफल हो गई है और आप रो रही हैं। मंजू आंटी ने अपनी आंखों के किनारे पोंछे और फिर प्रेरणा से कहा, आप सच में बहुत ही अच्छी हैं मैडम। आपने कंपनी छोड़ने के बाद भी मुझे और मेरी बेटी को याद रखा, ये बहुत बड़ी बात है। मैं और मेरी बेटी सदैव ही आपके आभारी रहेंगे। प्रेरणा ने कहा, ये आप क्या कह रही हैं आंटी, आपको आभारी होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, बल्कि रितु इस काबिल है तभी मैं उन्हें ये जॉब दिला रही हूँ। और फिर प्रेरणा ने रितु की ओर देखते हुए कहा, रितु क्या अब भी जॉब से आप मना करोगी? रितु ने प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, ये आप क्या कह रही हैं मैडम, आपके साथ काम करना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, फिर भला मैं मना कैसे कर सकती हूँ? प्रेरणा ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, और बिना सैलरी जाने? रितु ने कहा, अगर आप सैलरी नहीं भी देंगी तो भी आपके साथ काम करूंगी मैडम, क्योंकि आपके साथ काम करके मुझे कुछ सीखने को ही मिलेगा, वो भी क्या कम बात है। प्रेरणा ने कहा, आप सच में बहुत काबिल हो रितु। और फिर प्रेरणा ने आगे कहा, मैं एक फ़ोन कर लूं, फिर हम आगे बात करते हैं। और कह करके प्रेरणा ने अलका को फ़ोन करके उसे जाने को कहा। और जवाब में अलका ने कहा, मगर मैम फिर आप कैसे जाओगी? प्रेरणा ने कहा, तुम गाड़ी लेकर के चली जाओ अलका, मैं आज रात यहीं आंटी और रितु के साथ रुकने वाली हूँ, गुड नाइट। और कह करके प्रेरणा ने फ़ोन कट कर दिया। और फिर उसने मंजू आंटी की ओर देखते हुए उनसे पूछा, मैं आज रात आपके साथ रुक सकती हूँ आंटी? सुन करके मंजू आंटी की आंखें भर आई थी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और फिर प्रेरणा से कहा, समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहें आपसे। प्रेरणा ने कहा, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपके बिना कुछ कहे ही मैं आपके भावों को समझ पा रही हूँ। सुन करके मंजू आंटी ने प्रेरणा के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जीवन में खूब तरक्की करो आप और खूब नाम कमाओ। प्रेरणा ने कहा, थैंक यू सो मच आंटी। और फिर प्रेरणा ने आगे कहा, आंटी रितु की जॉब लगने के बाद आपको यहाँ से ये रूम खाली करके जाना होगा। मंजू आंटी ने मासूमियत के साथ कहा, फिर हम कहाँ रहेंगे? प्रेरणा ने कहा, आपकी बेटी को कंपनी रहने के लिए फ्लैट देगी और आने जाने के लिए एक गाड़ी भी। मंजू आंटी ये सब सुन करके यकीन नहीं कर पा रही थी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। प्रेरणा ने कहा, ये सपना नहीं है आंटी, बल्कि सच है। आपकी मेहनत और अच्छे संस्कार का ही नतीजा है जो आपकी बेटी आज इस काबिल हुई है। और फिर रितु ने प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच मैम। और कहते हुए रितु ने प्रेरणा के सामने हाथ जोड़ लिए, मगर प्रेरणा ने उसके हाथों को पकड़ लिया और उसे गले से लगाते हुए कहा, हाथ नहीं जोड़ते हैं रितु, मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया है। और फिर प्रेरणा रितु से अलग हो गई और उसने रितु की ओर देखते हुए कहा, बल्कि तुम खुद इस काबिल हो। प्रेरणा ने आगे रितु और मंजू आंटी से कहा, आंटी और रितु, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। और तभी मंजू आंटी ने प्रेरणा से कहा, ये आप क्या कह रही हैं मैडम, आपको रिक्वेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप तो बस हुक्म दीजिए। प्रेरणा ने मंजू आंटी की ओर देखते हुए कहा, नहीं आंटी, जो बात रिक्वेस्ट में है
वह बात किसी को हुक्म देने में नहीं है। और फिर मंजू आंटी ने प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, सच में आपके माता पिता ने आपको बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं बेटा। मंजू आंटी को लगा कि उन्हें प्रेरणा को बेटा नहीं बोलना चाहिए था, उनसे गलती हो गई है, इसलिए उन्होंने तब प्रेरणा से आगे कहा, सॉरी मैडम, वो गलती से। मंजू आंटी आगे अभी कुछ और कहती, उससे पहले प्रेरणा ने बीच में बोलते हुए कहा, आंटी प्लीज़ सॉरी मत बोलिए, आपके मुंह से बेटा सुन करके बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगी कि आप मुझे मेरे नाम से बुलाएं, ना कि मैडम कह करके। मंजू आंटी, ये कैसे मुमकिन है मैडम? प्रेरणा ने कहा, मैडम नहीं आंटी, प्रेरणा कह करके बुलाइए मुझे। मंजू आंटी अभी भी प्रेरणा को उनके नाम से बुलाने में संकोच कर रही थी। तभी प्रेरणा ने फिर उनसे कहा, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मुझे मेरे नाम से बुलाएंगे। मंजू आंटी ने हिम्मत करके कहा, अच्छी बात है। और फिर रितु ने प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, मैडम आप कुछ और कह रही थी? प्रेरणा ने रितु की ओर देखते हुए फिर कहा, हाँ रितु। और फिर प्रेरणा ने गंभीर स्वर में रिक्वेस्ट करते हुए मंजू आंटी और रितु से कहा, आंटी और रितु, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्रतीक जी को मेरे बारे में नहीं बता। प्रेरणा की बात सुन करके मंजू आंटी और रितु दोनों ही कुछ हैरान थे, मगर तभी रितु ने प्रेरणा से कहा, मैडम मगर आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्यों आप मुझे और माँ को अपने आप को प्रतीक भैया से छिपाने के लिए बोल रही हैं? और तब मंजू आंटी ने भी प्रेरणा की ओर देखते हुए उससे कहा, और मैं भी ये जानना चाहती हूँ आखिर बात क्या है जो आप प्रतीक से अपनी पहचान छिपा रही हैं। प्रेरणा ने उदासी भरे स्वर में कहा, आंटी मेरी मजबूरी है, बस इतना समझ लीजिए, इसलिए मैं आपसे और यह रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आप किसी भी हालत में मेरे बारे में प्रतीक जी के साथ साथ उन सभी को भी नहीं बताएंगी जो प्रतीक जी के संपर्क में हैं। उन्हें यह भी नहीं बताएंगे कि मैं कहाँ जॉब करती हूँ और कहाँ रहती हूँ। प्रेरणा ने आगे कहा, अगर आप दोनों को मुझ पर जरा भी भरोसा है तो मैं उम्मीद करती हूं कि प्रतीक जी के साथ साथ आप उन सभी के सामने भी मेरी पहचान नहीं रखेंगी जो प्रतीक के परिचित हैं। मंजू आंटी ने कहा, बेटा ये तो नहीं पता कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मगर अपने तजुर्बे से कह रही हूँ कि तुम एक अच्छी लड़की हो, इसलिए तुम फिक्र मत करो, तुम जो कह रही हो वैसा ही होगा। प्रेरणा ने कहा, थैंक यू सो मच आंटी, आपने ये कह करके मेरी दुविधा को दूर कर दिया है। और फिर रितु की ओर देखते हुए प्रेरणा ने उससे कहा, क्या हुआ रितु, तुम क्या सोच रही हो? क्या कोई सवाल है जो तुम्हें परेशान कर रहा है और तुम मुझसे पूछना चाहती हो? रितु ने कहा, बस आपकी मजबूरी के पीछे की वजह समझने की कोशिश कर रही हूँ, मगर मैं आपसे कुछ पूछना नहीं चाहती हूँ। जानती हूँ आपकी कोई मजबूरी ही होगी, अन्यथा आप प्रतीक भैया से अपनी पहचान छिपाने के लिए नहीं कहती। प्रेरणा ने कहा, मैं समझ सकती हूँ कि तुम वजह जानना चाहती हो, मगर अभी मैं मजबूर हूँ, इसलिए मुझे माफ़ कर दो रितु, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकते। रितु ने कहा, कोई बात नहीं मैडम, मगर प्लीज़ आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। कुछ देर और बात करने के बाद रितु ने मंजू आंटी और प्रेरणा तीनों सो गई। अगली सुबह प्रेरणा, रितु और मंजू आंटी सभी जल्दी जाग गई थी। कुछ देर बाद जब सभी तैयार हो गए थे तब प्रेरणा ने रितु से कहा, रितु तुमने अपने सारे ज़रूरत के कागजात तो रख लिए हैं ना? रितु ने कहा, जी मैम। प्रेरणा ने कहा, तो अब हम पहले मेरे फ्लैट पर चलेंगे और फिर वहां से ऑफिस के लिए निकलेंगे। और फिर प्रेरणा ने मंजू आंटी की ओर देखते हुए कहा, मैं आपको वह जगह भी दिखाऊंगी जहां आप रहेंगी। और फिर प्रेरणा ने आगे कहा, अब चलें आंटी? मंजू आंटी ने कहा, हाँ बेटा। और फिर प्रेरणा मंजू आंटी और रितु के साथ वहां से चली गई। आज प्रतीक को रितु से जॉब की बात करनी थी, इसलिए वह जल्दी अपने फ्लैट से निकल आया था। प्रतीक ने अभी रितु के घर के बाहर गाड़ी रोकी और फिर रोहित से कहा, तुझे चलना है तो तू भी साथ में चल सकता है। रोहित ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, भाई पिछली बार कितनी मुश्किल से बचा हूँ, फिर मैं मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता हूँ, तू ही वहाँ जा और रितु जी से जॉब की बात कर। प्रतीक ने कहा, तो क्या तू यहीं रुकने वाला है? रोहित ने कहा, मैं गाड़ी में ही तुम दोनों के आने का वेट करता हूँ। प्रतीक ने कहा, अच्छा ठीक है, फिर तू रुक, मैं आता हूँ। और कह करके प्रतीक गाड़ी से उतर गया था।
कुछ देर बाद जब प्रतीक ने रितु के कमरे के बाहर पहुंच करके दरवाजे पर लटका हुआ ताला देखा तो वह हैरान रह गया और सोच रहा था कि इस वक्त कहाँ गई होगी मंजू आंटी और रितु। प्रतीक ने मंजू आंटी के साथ वाले किराएदार से पूछा तो उन्हें भी उनके बारे में कुछ नहीं पता था और तब वह घर के बाहर आ गया और रितु का नंबर डायल कर दिया। रितु प्रेरणा के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी। उसने जब प्रतीक का फोन देखा तो प्रेरणा की ओर देखते हुए कहा, प्रतीक भैया का फोन है। प्रेरणा ने रितु की ओर देखते हुए कहा, तुम बात कर लो। और तब रितु ने फोन रिसीव करके कान से लगा लिया और तभी प्रतीक ने दूसरी ओर से कहा, इतनी सुबह कहाँ गई हो तुम और आंटी, घर पर ताला लगा हुआ है। रितु ने कहा, सॉरी भैया, मैं आपको बता नहीं पाई, आपके लिए एक खुशखबरी है भैया। प्रतीक ने हैरानी के साथ कहा, खुशखबरी? कैसी खुशखबरी रितु? रितु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, भैया मुझे एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई है। प्रतीक ने कहा, लेकिन कल जब मैं आया था तब तो तुमने इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की थी। रितु ने कहा, आपके जाने के बाद ही कंपनी की तरफ से जॉब का ऑफर आया था और मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। आज कंपनी में पहला दिन है और बाकी औपचारिकताएं भी पूरी करनी है, इसलिए मैं सुबह ही घर से निकल आई और इसी वजह से आपको बताने का अवसर नहीं मिल सका। प्रतीक ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे कंपनी का नाम क्या है जिसे तुमने ज्वाइन किया है? रितु ने कंपनी का नाम प्रतीक को बता दिया और फिर प्रतीक ने आगे कहा, भैया वो मुझे अच्छी सैलरी के साथ साथ गाड़ी और फ्लैट भी दे रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। अब से मेरी माँ को कहीं काम करने की ज़रूरत नहीं है। प्रतीक ने कहा, तुम खुश हो, यही मेरे लिए बड़ी बात है। और फिर प्रतीक ने रितु से आगे कहा, बहुत बहुत शुभकामनाएं रितु। रितु ने कहा, थैंक यू भैया। और तभी मंजू आंटी ने रितु को प्रतीक से बात कराने के लिए कहा और तब रितु ने प्रतीक से कहा, भैया माँ आपसे बात करना चाहती हैं। प्रतीक ने कहा, अच्छा ठीक है, आंटी को फोन दे दो। जब मंजू आंटी को रितु ने फोन दे दिया तब प्रतीक ने उससे कहा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आंटी, आपकी मेहनत रंग लाई है। मंजू आंटी ने कहा, मैं बहुत खुश हूँ बेटा, आज मेरा सपना साकार हो गया। कुछ देर प्रतीक मंजू आंटी से बात करता रहा और फिर उसने फ़ोन कट कर दिया। प्रतीक के फ़ोन कट करने के बाद रितु ने प्रेरणा से कहा, मुझे जॉब मिलने से भैया बहुत खुश हैं मैडम। प्रेरणा ने कहा, भला खुश क्यों नहीं होंगे, भैया हैं तुम्हारे। रितु ने कहा, सच कहा आपने मैडम, मेरे भैया जो हैं मेरी कामयाबी से खुश होंगे ही। फोन कट करने के बाद प्रतीक गाड़ी में जा करके बैठ गया और तब रोहित ने उससे कहा, तू अकेला आया है, रितु जी कहाँ हैं? प्रतीक ने कहा, अब वो मेरी कंपनी में जॉब नहीं करेगी, उन्हें जॉब किसी और कंपनी में मिल गई है। रोहित ने कहा, और किसी कंपनी में? मगर तूने मना क्यों नहीं किया, उन्हें बताया क्यों नहीं कि तू उन्हें अपनी कंपनी में जॉब दिला रहा है? प्रतीक ने कहा, जहां रितु की जॉब मिली है वो कंपनी में बहुत अच्छी है रोहित, रितु को वो सारी सुविधाएं वहां भी मिल रही हैं जो मेरी कंपनी देती और फिर रितु खुश है, इसलिए मैंने फिर अपनी कंपनी के लिए रितु से जॉब की बात ही नहीं की। रोहित ने उदासी भरे स्वर में कहा, अगर उन्हें वहां कोई लड़का पसंद आ गया तो मेरा क्या होगा प्रतीक? फिर रितु से शादी का सपना तो सपना ही रह जाएगा मेरा। प्रतीक ने कहा, अरे वह जॉब ही तो कर रही है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहां उनकी शादी हो जाएगी। रोहित ने प्रतीक की ओर देखते हुए कहा, तेरे कहने से क्या होता है, और अगर वहां उनकी शादी हो गई तो? प्रतीक ने कहा, तो? और कह करके प्रतीक कुछ सोचने लगा और फिर उसने रोहित से कहा, मुझे लगता है कि तुझे रितु का दिल जीतना चाहिए। रोहित ने कहा, तो क्या मैं उस कंपनी में जॉब करने लगूं क्या? प्रतीक ने कहा, मैंने तुझे रास्ता बता दिया है, अब तुझे उस पर कैसे चलना है ये तू खुद ही डिसाइड कर ले। रोहित ने कुछ सोचा और फिर प्रतीक से कहा, तू वापिस चल और अपनी गाड़ी मुझे दे दे, फिर मैं देखता हूँ कि मुझे करना क्या है। और तभी प्रतीक का फोन रिंग करने लगा और तब प्रतीक ने फोन देखा तो अननोन नंबर से उसे स्क्रीन पर दिखाई दिया, मगर प्रतीक ने फिर भी वह नंबर पिक कर लिया और फिर कहा, हेलो। और तब दूसरी ओर से प्रतीक से किसी ने कहा, हेलो प्रतीक, मैं प्रेरणा का भाई मोहित बोल रहा हूँ। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 21 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।